जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज। जैसे कि हिस्ट्री की सीरीज चल रही, कल जो हमने डिस्कस किया था आप लोगों से, आज उसका क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम आज की क्लास अपनी प्रोसीड करते हैं। तो हमने कल जो डिस्कस किया था कि जो आपके तीनों इतिहास थे, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जो हमको तीनों चीज़ें लिखित फॉर्म में मिली थी। ठीक है, किसी में लिखा मिला था तो किसी में जो लिखा नहीं मिला था, किसी में लिखा मिला था तो उसको हम पढ़ नहीं सके थे। इसके बारे में हमको किसने जानकारी दी थी? तो इसके बारे में हमको जो जानकारी दी थी वो व्यक्ति का नाम था जॉन ब्रूस। तो कहते हैं कि लिखावट के आधार पर जो हमको जानकारी प्राप्त की गई थी उसको किसने हमको बताया था? तो जॉन ब्रूस ने बताया था। फिर हमने आपको एक बात बताई थी कि हमने प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक को हम पाषाण काल कहते थे क्योंकि उसमें पत्थर के बारे में हम लोग जानते थे। फिर आदि ऐतिहासिक में हम लोग को क्या पता था? हम लोग कांसा से संबंधित थे, कॉपर से। फिर हमारी आ गई ऐतिहासिक में हम लोहा युगीन कहते थे। तो ये तीनों चीज़ जो हमको मिली है, क्या मिली है? पत्थर, कांसा और लोहा के मिलने के साक्ष्य के आधार पे किस वैज्ञानिक ने या किस व्यक्ति ने कहा था कि हम इसका त्रियुगीन विभाजन करते? तो इसका त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन, ये चीज़ मैंने बताई थी, क्रिश्चियन थॉमसन ने की थी। ठीक है, अब जानते हैं विश्व के जो ये ब्रूस की जो भी बात की थी, ये जॉन ब्रूस, ये विश्व के पुरातात्विक स्रोत थे। पुरातात्विक मतलब होता है पुरानी चीज़ों की जो खोज के निकालता है, और ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। अब हम भारत की बात करते हैं, तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारतीय पुरातात्विक जनक इसको कहा जाता है, तो कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का जनक कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो खोद के निकाली जाती है, ये सब चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं? तो एक मानव संग्रहालय है। तो विश्व का मानव संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में है, उसका नाम है कोपेनहेगन। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो भारत में कहाँ है? तो भारत में आपका भोपाल में है। लेकिन इसका नाम अब बदल गया, तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के नाम पे इनका इस संग्रहालय का नाम हो गया है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, जो कि कल्चरल डिपार्टमेंट बोलते हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, और चीज़ समझ लेते हैं। तो हमने एक चीज़ बताई थी, तो जो आपका प्रागैतिहासिक था उसको पाषाण काल बोलते हैं। ये हमारा डिवाइड था पुनः पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुनः पाषाण काल के अंदर हमने क्या क्या बताई थी? मानव जाति का पालना अफ्रीका को बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता था? आखेट होता था, मतलब शिकार होता था। आग का आविष्कार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद करके रखना, पुनः पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। और इस वक्त मनुष्य जो था वह खानाबदोश या खाद्य संग्राहक था। फिर बात आती है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हमने अंत्योष्टि की बात की थी। अंत्योष्टि के अंदर क्या चीज़ आती थी? तो अंत्योष्टि के अंदर जो बात आती थी वो क्रियाक्रम से संबंधित आती थी। तो हिंदू में जो हिंदू धर्म था उसमें 16 संस्कार की बात की गई थी। फिर माइक्रोलिथ, इसको माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। माइक्रोलिथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय जो औजार थे वो छोटे छोटे औजार हुआ करते थे। फिर आती है आपकी नवपाषाण काल की बात। नवपाषाण काल में हमने आपसे चर्चा की थी, कृषि की चर्चा की थी। तो कृषि हमारी कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में की गई थी। मेहरगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है, किन दो पहाड़ियों के बीच में पड़ता है? किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों में खेत के बीच में पड़ता है। और हमने जौ और गेहूं की बात की थी। तो जो आपका जो जौ था वो पहली बार हमको कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जो हमको जो सबसे पहले बार प्राप्त हुआ था इराक से प्राप्त हुआ था, और जो गेहूं था हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो दो पहाड़ियाँ हमने आपको कौन कौन सी बताई? किरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ बताई। तो नवपाषाण काल में और भी चीज़ हमें कुछ मिली थी, जैसे कि हमारा पहिए का आविष्कार हुआ था, मृदवान का आविष्कार हुआ था, मन का, जिसको मिट्टी का बर्तन बोलते हैं, और उसको ताम्रप्रासानिक भी बोलते हैं क्योंकि तांबे का प्रयोग किया जाता था उस वक्त। हाँ, और पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और जो नवपाषाण काल को हम लोग मेगालिथ बोलते हैं क्योंकि उस टाइम हमको क्या होता है, बहुत मात्रा में बहुत विशाल हमको 100 के ढेर मिले थे, तभी इसको मेगालिथ बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े रूप में हमको 100 के ढेर मिले थे, तो उसको मेगालिथ बोलते हैं। और इसी काल में जो मानव था उसको होमोसेपियंस कहा गया था। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस इसी काल में पड़ा था। फिर हमने चर्चा की थी एक जो पल्लव वंश के बारे में चर्चा की थी। पल्लव वंश जो कि आपका मद्रास चेन्नई में पड़ता है, उस समय पल्लव वंश का शासक था। तो पल्लव रन में हमको मानव के कंकाल प्राप्त हुए थे। और हमने भीमबेटका की बात की थी। भीमबेटका से हमको क्या प्राप्त हुआ था? तो हमको चित्रकारी प्राप्त हुई थी, वो थी शैल चित्रकारी या गुफा चित्रकारी। तो भीमबेटका हमारा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। किस पर्वतमाला के पास पड़ता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला के पास पड़ता है। और कौन सी नदी घाटी थी? तो नर्मदा नदी घाटी के पास पड़ता है। ये सब चीज़ें याद रखना। फिर हम बात करते हैं, हमने बुर्ज की बात की थी। तो बुर्ज से हमको क्या, बुर्ज हमारा कहाँ है? तो कश्मीर में है। वहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है? गर्त आवास प्राप्त होता है। गर्त आवास के साक्ष्य हमको बुर्ज से प्राप्त हुए थे। बुर्ज हमारा कहाँ है? कश्मीर में है। गर्त आवास होता है क्या है कि नीचे गड्ढा करना, उसमें बैठ जाना ठंडी हवा से बचने के लिए। ये सब हमने कल आपसे चर्चा की थी।
एक चीज़ और बताई थी, बिहार में एक जगह है चिरांद, उसके बारे में भी चर्चा की थी, ठीक है। तो वहाँ से हमको साक्ष्य मिले थे, लेकिन उसका हमने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। यूपी में एक जगह है कोल्डीवा, वहाँ से हमको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो पहली बार खेती हमारी मेहरगढ़ में की गई थी 7000 ईसा पूर्व पहले, 7000 ईसा पूर्व पहले। और जो हमारी न्यूनतम खोज हुई है उसके अकॉर्डिंग लेहरा देव में खेती की गई है यूपी में, जो कि वो 8000 वर्ष पहले है, ठीक है। तो ये सब जानकारी थी। अब हम जानते हैं आज के टॉपिक जो हमारे डिटेल में है, कि जैसे कि कल हमने आप लोगों को डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि हमारी खेती जो पूरी तरह से मानव के द्वारा की जाने लगी थी, तो किस पाषाण काल में की जाने लगी थी। तो वो खेती हमारी की जाने लगी थी नवपाषाण में। और कहाँ पे? मेहरगढ़ में। किन दो पहाड़ियों के बीच में? किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में की जाने लगी थी। लेकिन इससे पहले हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, किसमें? मध्य पाषाण काल में खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए उनके बारे में जानिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोग कभी किसी गाँव जाते हैं या खेत में जाते हैं, तो थोड़ी सी मतलब कोई फसल, थोड़ी सी दो चार मतलब पौधे उसके निकल आए, 2-4 पौधे उसके निकल आए, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं हो सकता है कि यहाँ पे ये फसल बहुत साल पहले रही होगी या उसका बीज रहा होगा, तो तभी निकल आए। तो क्या होता है, जो मध्य पाषाण काल था उसमें हमको कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं कृषि के। जैसे कि एक आदमगढ़ जगह है एमपी में एक जगह है आदमगढ़, यहाँ पे हमको मध्य पाषाण काल पे कि हमको प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे कृषि की जाती थी, तो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे हमको कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? मध्य पाषाण काल में हमको पहली बार खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर एक जगह है बांगोर आपकी जो जगह है वो है राजस्थान में, यहाँ से भी कुछ कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बांगोर से। और सराय बहादुर आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहाँ से भी हमको कुछ कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्रतापगढ़ के आसपास कहीं पड़ता है समथिंग। तो अब याद रखना, अब क्वेश्चन कैसे बनता है आपका? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हमारा जो व्यवस्थित रूप से जो हमारी खेती थी, व्यवस्थित रूप से खेती हमारी किस पाषाण काल में देखी गई थी? तो नवपाषाण काल में देखी गई थी। लेकिन हमको साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, जो खेती या कृषि के जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो किस पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं? तो वो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में हमको कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वो ऑप्शन देख लेंगे, जो आपको ऑप्शन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे मेन यहाँ पे जो होगा, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो आदमगढ़ एमपी। तो हमको कृषि के साक्ष्य हमको किस पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में प्राप्त हुआ है। ये चीज़ याद रखना। फिर अगर ये पूछे कि आदमी व्यवस्थित रूप से खेती किस पाषाण काल में करने लग गया था, तो वो नवपाषाण काल में करने लग गया था। कहाँ पे करने लग गया था? मेहरगढ़ पाकिस्तान में करने लग गया था, ठीक है। और आदमी अपना जो मानव जीवन था वो व्यवस्थित रूप से तीनों काल में बिताता था, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में बिताता था। लेकिन वो कौन सी जगह थी? मेहरगढ़ में बिताता था, तीनों ऐतिहासिक में, ठीक है। अब आगे जानते हैं। तो अभी जो हमने चर्चा की थी साक्ष्य के बारे में चर्चा की थी, अब हम जानेंगे व्यवस्थित रूप की खेती के बारे में चर्चा करते हैं। तो व्यवस्थित रूप से खेती कहाँ की गई थी? तो व्यवस्थित रूप से खेती पहली बार पाषाण काल में की गई थी, नवपाषाण काल में की गई थी। व्यवस्थित रूप से खेती नवपाषाण काल में की गई थी। और कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में स्वव्यवस्थित रूप से खेती की गई थी। मेहरगढ़ में स्वव्यवस्थित रूप में खेती की। और मेहरगढ़ आपका कहाँ था? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। और कितने साल पहले? तो ये था 7000 ईसा पूर्व पहले, 7000 ईसा पूर्व, याद रखना। तो व्यवस्थित रूप से खेती हमारी नवपाषाण काल में की गई थी। व्यवस्थित रूप से खेती हमारी नवपाषाण काल में की गई थी। कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में की गई थी। और कितने वर्ष पहले? 7000 ईसा पूर्व पहले। लेकिन अभी जल्दी खोज की गई है, उसके अकॉर्डिंग भी हमको पता चला है कि हमारी जो प्राचीनतम खोज है, जो नई खोज है, उसके अकॉर्डिंग खेती जो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो ये मेहरगढ़ में खेती की गई थी, इससे भी पहले खेती कहीं की जाती थी। वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी लेहरा देव, जो कि आपका यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और कितने वर्ष पहले? तो इन्होंने बताया है जो आपकी खेती की जाती थी वो 8000 ईसा पूर्व पहले की जाती थी। यानी कि जो आपकी मेहरगढ़ की खेती थी उससे पहले भी लेहरा देव में खेती की जाती थी। तो आपका नवीनतम खोज के अकॉर्डिंग अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लेहरा देव लगाओगे, अगर लेहरा देव का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप मेहरगढ़ लगाओगे। अब एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमने जो साक्ष्य के बारे में बात की थी, तो हमको साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं खेती के? तो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। और कहाँ पे? आदमगढ़ एमपी में प्राप्त हुए हैं। और कुछ राजस्थान में जगह है बागोर में प्राप्त हुए हैं। तो ये बारे में। और एक सराय बहादुर जगह है यूपी में, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य हमको खेती के प्राप्त हुए हैं, कृषि के प्राप्त हुए हैं।
और व्यवस्थित रूप से खेती जो आपकी की गई थी वो कहाँ की गई थी, वो आपकी एक तो मेहरगढ़ और लेहरादेव में की गई थी। व्यवस्थित रूप से खेती नवपाषाण काल में की गई थी, मेहरगढ़ में की गई थी जो कि पाकिस्तान में है, वो कि 7000 ईसा पूर्व पहले की गई थी। लेकिन अभी नवीनतम खोज के अकॉर्डिंग जो हमको पता चला है उसमें क्या है, जो आपका लेहरादेव है उसकी खेती 8000 ईसा पूर्व पहले थी। ठीक है, तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए कुछ क्विक रिविजन करते हैं। कल हमने जैसे पढ़ाया था आपको कि लिखित साक्ष्य जो आपके लिखित साक्ष्य के आधार पे कौन से वैज्ञानिक ने तो जिन्होंने चीज़ों को बांटा था कि लिखित साक्ष्य जो हमको मिले हैं तीनों ऐतिहासिक कालखंड में, उसके अकॉर्डिंग किसने बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंग त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, लिखित साक्ष्य के अकॉर्डिंग किसने उसका विभाजन बताया था। तो कौन व्यक्ति थे आप लोग बताइए। जॉन मार्शल थे, जॉन ब्रूस ने डिवाइड किया था तीनों ऐतिहासिक काल को लिखित साक्ष्य के रूप में। लिखित साक्ष्य जो हमको मिले थे उसके अकॉर्डिंग किसने इसको डिवाइड किया था, तो उसको हमको डिवाइड किया था जॉन ब्रूस ने। लेकिन बात आती है कि जो तीनों आपके जो विभाजन थे, प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में जो हमको एक मिला था पाषाण काल जिसको कहते थे, और दूसरे को कहते थे हम कांस्य युगीन कहते थे और फिर लोहा युगीन कहते थे। तो ये जो मिलने वाले जो मटेरियल थे उनके आधार पे इसको किसने डिवाइड किया था, तो उसके आधार पे उसको त्रियुगीन विभाजन किसने बोला था, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने बोला था, क्रिश्चियन थॉमसन ने बोला था। तो याद रखना, मिलने वाले मटेरियल के आधार पे या त्रियुगीन विभाजन मिलने वाले साक्ष्य के आधार पे क्रिश्चियन थॉमसन ने डिवाइड किया था तीनों इतिहास को। ठीक है, अब एक और चर्चा थोड़ी सी और जान लेते हैं। आप लोग बताइए, आग की खोज किस काल में की गई थी, आग की खोज किस खास काल में की गई थी, तो आग की खोज पुनः पाषाण काल में की गई थी। पहिए की खोज कब की गई थी, पहिए की खोज आपकी नवपाषाण काल में की गई थी। पहिए की खोज नवपाषाण काल में की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि इस वक्त कृषि भी हमारी चालू हो गई थी, व्यवस्थित रूप से कृषि चालू हो गई थी। तो कृषि जब चालू हो गई थी तो क्या था, लोग जब अनाज होता था उसको अपने खेत से लेके अपने घर तक कैसे लेके जाएंगे, तो मानव ने क्या किया, जो मानव था उस टाइम का, तो उन्होंने क्या किया, पहिए का निर्माण किया। पहिए का निर्माण करके एक जैसे कि क्या बोलते हैं, जिसको पकड़ के ढो के इधर से उधर लेके जाते हैं, तो पहिए लगाए उसमें और लकड़ी से कुछ बनाया और इंसान खुद ही उसको ढकेल के अपना सामान रख के खुद ही खेत से लेके अपने घर तक लेके गया, तभी वहाँ पे पहिए का भी निर्माण हुआ था। मृद वाहन का भी निर्माण आपका नवपाषाण काल में हुआ था। ये सब चीज़ आप याद रखना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ चीज़ें और जानते हैं कि हमको जो पाषाण काल से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ था उनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो मध्य पाषाण काल में हमको कुछ चीज़ें और प्राप्त हुई थी। ये मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में हमको क्या प्राप्त हुआ था, एक जगह यूपी में है दमदमा, यूपी में एक जगह उसका नाम है दमदमा। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से हमको जो 100 के विशाल मतलब कि जो लोग मर जाते थे उनका एक ढेर प्राप्त हुआ था। मतलब कि मरे हुए लोगों का हमको ढेर प्राप्त हुआ था, मतलब 100 प्राप्त हुए थे, अस्थियाँ प्राप्त हुई थी, उनके साक्ष्य मिले थे, मतलब ढेर का साक्ष्य मिला था, उनकी हड्डियाँ, उनकी लाशों का हमको ढेर मिला था। तो वो कहाँ मिला था, दमदमा में मिला था। वो कब मिला था, मध्य पाषाण काल में हमको इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो मध्य पाषाण काल में हमको दमदमा में जो अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर एक जगह आती है महादहा, याद रखना, महादहा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कठिन है, तो कहीं भूल ना जाओ तो रिपीट करिए, महादहा में हमको क्या मिले थे, हड्डियों के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो महादहा भी आपका यूपी में है। जो आपका महादहा है यहाँ से हमको हड्डियों के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो हमारा मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में हमको दमदमा में अस्थियाँ मतलब 100 के ढेर प्राप्त हुए थे, जो कि दमदमा यूपी से प्राप्त हुए थे, और हड्डियों के औजार हमको महादहा से प्राप्त हुए थे। और किस पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो एक बार एक रिवीजन करते हैं ताकि आपको फिर से आपको याद रहे। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि खेती के साक्ष्य आपको कहाँ प्राप्त हुए थे, तो खेती के साक्ष्य हमको कहाँ प्राप्त हुए थे, हमको पहली बार खेती के साथ मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण काल में कहाँ पे प्राप्त हुए थे, तो हमने बताया था आदमकद एमपी में प्राप्त हुए थे, बागोर राजस्थान में प्राप्त हुए थे, और सराय बहादुरगढ़ यूपी से प्राप्त हुए थे। ये चीज़ याद रखना, हमको खेती के साथ मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए थे। फिर आते हैं व्यवस्थित रूप से खेती के रूप हमको नवपाषाण काल में प्राप्त हुए थे। एक तो लेहरादेव बताया था। लेहरादेव आपका नवीनतम खोज के अकॉर्डिंग सबसे पहले खेती लेहरादेव में की गई थी, जो कि 8000 ईसा पूर्व पहले। और बात आती है मेहरगढ़, मैंने बताया था मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, यहाँ पे हम जो मानव था व्यवस्थित रूप से अपना जीवन व्यतीत करता था।
ठीक है, तो ये हम मेहरगढ़ की बताए थे। मेहरगढ़ में कितने 7000 ईसा पूर्व पहले खेती की गई थी। फिर अभी मैंने जो आपसे चर्चा की है, तो अभी जो चर्चा की मध्यपाषाण काल की चर्चा की, इसमें क्या था, जो अस्थिया या शव के हमको ढेर कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो अस्थिया और शव के ढेर हमको दमदमा में प्राप्त हुए हैं। और हड्डी के औजार की बात की जाए तो हमको कहाँ मध्यपाषाण काल में महादाह में प्राप्त हुए हैं, महादाह में प्राप्त हुए हैं, महादाह। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। तो दोस्तों जो आपका पाषाण काल था वो उसकी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अब हम बढ़ते हैं अपना आद्य इतिहास पे बढ़ते हैं। आद्य इतिहास में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें हमको क्या था, हमको इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लिखित साक्ष्य ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है, अब याद रखना, अब इस पे आ गए हैं। लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ा नहीं गया है, उनको हम पढ़ नहीं सके हैं। तो ऐसी कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ध्यान से सुनना, अब इस पे आ गए हम लोग हैं। तो आदि ऐतिहासिक में क्या था कि हम लोगों को साक्ष्य मिले थे, लिखित रूप में साक्ष्य मिले थे, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सके थे। तो लिखित रूप में हमको जो साक्ष्य मिले थे उनको हम पढ़ नहीं सके थे। ठीक, वो सभ्यता कौन सी थी? तो वो सभ्यता थी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, एक मिनट इसको इधर मैप बना दें, आपको दिखाई पड़ेगा शायद। इतना अच्छा तो मैप भी नहीं बनना मुझसे, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये रहा आपका मैप, समझ जाना, ठीक है। अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी और जो वो नदी निकलती थी वो कहाँ से निकलती थी पहले बताइए? तो ये ऐसे निकलती थी, कुछ ऐसे ऐसे होकर जाती थी, ये ऐसे होकर निकलती थी। तो ये जो सिंधु घाटी नदी का जो उद्गम स्थल था वो कहाँ से था? वो चाइना से था, चाइना से था। सिंधु घाटी नदी का उद्गम स्थल चाइना से था। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका जो ये हड़प्पा था, हड़प्पा और ये जो जितनी नदियाँ, ये जो इससे कई सारी नदियाँ जुड़ी थी, कई सारी नदियाँ इधर से इधर आती थी। आपका हड़प्पा था, हड़प्पा किस शहर नदी किनारे बसा हुआ था? तो रावी नदी के किनारे। मान लो रावी नदी ये थी, तो ये लेकिन ये जितनी भी नदियाँ थी, ये जितनी भी नदियाँ थी, ये सब आके कहाँ मिलती थी? ये आपकी जो सिंधु नदी में आके मिलती थी। ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल चाइना में था, ये चाइना में था। सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये आपका चाइना में था। और जितनी भी इसकी सहायक जितनी भी नदियाँ थी, सब आपस में, जितनी भी आपकी रावी नदी थी या हिंडन नदी थी, सारी जो नदियाँ थी वो सब आके चाइना वाली जो ये सिंधु नदी थी इसमें आके मिल जाती थी। तभी हमने कहा कि ये हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे बसा है? तो बोलते हैं रावी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो मेन तभी इसका नाम, तभी सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, क्योंकि ये जो नदी थी, नदी घाटी जो निकली है, इसी के अकॉर्डिंग इस सभ्यता का नाम पड़ा है। और बाकी जो इतनी नदियाँ थी आस पड़ोसी सब आके उसी में गिरती थी, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब एक मैडम थी, मैडम प्यूरी, इन्होंने क्या बोला? इतिहास एक विज्ञान है। इन्होंने बोला ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो किसने बोला? मैडम प्यूरी ने बोला है इतिहास एक विज्ञान है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपकी सिंधु नदी जो बहती है उसका उद्गम स्थल कहाँ से? चाइना से है। और बाकी जितनी नदियाँ, जो हिंडन नदी है, जो जितनी भी रावी नदी हैं, सब नदियाँ इससे मिल जाती हैं, सिंधु नदी से। तभी इसका नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात आती है, कुछ जानते हैं इसके बारे में। जो हमको इसमें लिपि प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कैसी लिपि थी? वो जो आपकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। हालांकि लोग जो थे लिखना जानते थे, लेकिन उसको पढ़ नहीं सके, ठीक है। हम लोग उसको पढ़ नहीं सके, जो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने जो खोज की थी उसको पढ़ नहीं सके, लेकिन जो भाव लिखे थे उसके भाव के कारण हम लोग स्पष्ट कर सके। जैसे कि भाव चित्रात्मक क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो छोटे क्लासेस होते हैं उन क्लासेस में बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें ए तो लिखा होता है, लेकिन क्या हम बच्चों को समझ पाएंगे ये ए लिखा है या एप्पल माने ए फॉर एप्पल होता है या सेब होता है? तो उसमें चित्र बने होते हैं। इसीलिए इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी।
तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, याद रखना ये लोग, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। भाव चित्रात्मक, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, विजुअल तो है। भाव चित्रात्मक है। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका पता कैसे चला, इसके बारे में जानकारी हमको सबसे पहले किसने दी थी? तो जो आपके जो विदेशी वैज्ञानिक थे चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी। चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी। लेकिन ये तो अब यहाँ के थे नहीं, ये तो बाहर के थे। तो फिर एक और व्यक्ति था, उसका नाम था कनिंघम। वो आया अपने घोड़े से दौड़ते दौड़ते और उस पूरी एरिया को गोल गोल घूम दिया पूरा। फिर बोलता है ये आपका जो है ये जो सर्वेक्षण है ये किसने किया था? कनिंघम ने किया था। उसने बताया जो ये वाला जो एरिया है ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो हमको जो पहली बार जानकारी दी थी वो किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने हमको पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी। चार्ल्स मैसन ने हमको पहली बार सिंधु घाटी की जानकारी दी थी। और जो आप हमारे जो कनिंघम थे वो भारतीय थे, इन्होंने भी बताया कि जो ये जो पूरा जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो 13,000 किलोमीटर में पूरी की पूरी फैली हुई है। इन्होंने सर्वेक्षण किया था, ये भारतीय थे। तभी इनको पुरातात्विक का जनक भी कहते हैं। कनिंघम को पुरातात्विक का जनक भी कहते हैं। अब जानते हैं आगे। अब जो इसमें क्या, अब जो इसके अंदर जो बात आती है कि जो इसकी खुदाई का कार्य किसको दिया गया था? जो इसकी खुदाई होनी थी या सर्वेक्षण होना था कि भैया इस जगह को खोद के निकालो कि यहाँ पे क्या क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये कार्य किसको दिया गया था? ये कार्य आपको दिया गया था मार्शल को किया था। जॉन मार्शल को 1921 में दिया गया कि सर जॉन मार्शल को ये कार्य दिया गया था कि आप यहाँ की जो ये सिंधु घाटी जो हमको जो ये सभ्यता पता चल रही है जो यहाँ पे बसी हुई है इस नदी घाटी के किनारे, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करो। लेकिन क्या किया, जो सर जॉन मार्शल ने ये काम इन्होंने दयाराम साहनी को दिया। दयाराम साहनी को ये कार्य इन्होंने दिया। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही, आप जब यहाँ पे खुदाई करोगे, किसने? सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी से ये बात कही, जब आप यहाँ पे खुदाई करोगे तो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी खुदाई नहीं करोगे, बस ढंग से खुदाई करोगे। जब आप खुदाई करोगे ना तो कोई भी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, मतलब टूटे फूटे ना, बड़ा हल्के हल्के से तोड़ना। जहाँ पे खूब है, मतलब जहाँ पे अगर आप अपना हथौड़ा चलाओ और वहाँ चीज़ टूटे ना तो वहाँ पे खूब तेज़ मत चलाना। जहाँ पे जो चीज़ आराम से निकल रही है उसको आराम से निकालना, ताकि हमको क्या है उसका मैप पता लग जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे पहले थी। तो क्या भैया, जब दयाराम साहनी जब कार्य करना चालू किया तो उन्होंने क्या किया, खोदना चालू किया। खोदते गए किनारे, फिर खोदते गए तो उनको दिखाई पड़ी दीवार की यहाँ पे दीवार है। फिर उन्होंने किसको, जॉन मार्शल को बताया कि सर ये दीवार यहाँ पे है। फिर बोला और खोदो। फिर ये और खोद, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। जब खुदाई की उन्होंने, मानो ये दीवार है, यहाँ पे खुदाई चल रही थी। खुदाई करते करते दीवार निकल के आगे, एक दीवार निकल के आई। तो दयाराम साहनी ने किसको बताया? सर जॉन मार्शल को, सर यहाँ पे एक दीवार है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अच्छा रुको और खुद यहाँ पे। बोला कि सर यहाँ पे कुछ लग रहा है, यहाँ पे सर यहाँ पे मतलब खुदाई नहीं हो रही है, कुछ हैवी माल है मतलब। ठीक है, तो बोला सर उसको छोड़ दो, आगे जो किनारे खोदो। जब ऐसे किनारे खोदने लगे, ठीक है, फिर आगे जब बढ़े ये दीवार दिखी, फिर इनको इधर वाली एक दीवार मिली। ठीक है, एक दीवार इधर मिली और ये इनका रोड था। ये यहाँ पे क्या था, एक रोड गई थी। फिर यहाँ पे खुदाई करना चालू किया। जब यहाँ पे उन्होंने खुदाई करना चालू किया तब देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे तो कुछ, जब खुदाई कर रहे थे तो आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पे ये खुदाई कर रहे थे तो धम धम की आवाज़ आती है। आपने नोटिस किया होगा आपके खुद के घर में कि कई बार दीवार में जब हाथ मारते हो कस के तो कहीं पे आवाज़ आती है ढोलक जैसी, धम धम धम, और कहीं पे नहीं आती है। तब इन्होंने क्या किया, बोला कि एक काम करो, इसे किनारे पूरा खोदते चलो। किनारे खोदते आए, तब यहाँ पे देखा एक गड्ढा बना हुआ था। फिर बोला कि इधर खोदो। तब इधर खोदा, फिर देखा कि अरे यहाँ पे भी धम धम की आवाज़ आ रही, सेम जैसे यहाँ पे आ रही थी। तब यहाँ पे देखा तो ये वाला गड्ढा, ये वाला जो पाइपलाइन टाइप की थी वो यहाँ के इसमें गिर रही थी, ये इसमें गिर रही। तब इनको पता चला कि यहाँ पे क्या था कि कुछ ना कुछ लगता है कि जैसे कि लोगों के घर का जो सीवर का पानी होता है वो इस गड्ढे में आके गिरता था। तब इससे उनको आइडिया लगा कि तब के लोग जो थे वो लोग शहरी थे, ना कि गाँव के लोग थे। शहरी लोग थे, ना कि गाँव के लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर उन्होंने एक चीज़ और देखी, जब ईंटें निकली तो ईंटों से उनको अनुमान लगा कि ये तो पक्की ईंटें हैं, यानी कि तब के लोग पक्की ईंटों से घर बनाया करते थे।
तो इससे भी पता चलता है ये जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। तो ऐसे क्या हुआ, दयाराम शाह ने इसकी खुदाई उदाई की और सर जॉन मार्शल ने इसके बारे में पूरी जानकारी हमको प्राप्त की, हमको सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको कई चीज़ प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होती है, एक तो ईंटों से हमको पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे थे। तो वहाँ के लोग शहरी लोग थे और वहाँ के वहाँ के जो घर बने थे वो पक्की ईंटों के हुआ करते थे और उनके जो घर थे हमेशा 90 डिग्री पे कटे हुआ करते थे, मतलब 90 डिग्री कोण पे बने हुआ करते थे। और साथ के साथ क्या था कि जो उनके घर का सीवेज या जो घर की पाइपलाइन थी वो मतलब शहरी रूप से जैसे आज के टाइम लोगों के घर में पाइपलाइन दी गई है और बाहर पानी निकलता है, ऐसे तब के ज़माने हुआ करता था, ना कि घर के बाहर ही पानी गिरा दिया जाता था। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। ये आपका मैप बना लेते पहले। अब जब इन्होंने क्या किया, वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी जानकारी निकाली, वो तो उन्होंने विस्तार किया कि पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान में सुटकेंगेदोर। फिर क्या हुआ, जो आपके सर जॉन मार्शल थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है अभी देखते हैं कहाँ से कहाँ तक फैली है। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि अब एक काम करते हैं, जैसे कि एक घर बनाते हैं तो हम वो एक कोना, वो कोना, एक ये कोना, एक कोना, चारों कोनों को मिला के घर बनाते हैं, तो हमको पता चलता है कि हाँ इस घर का कितना स्क्वायर फीट एरिया है, ये घर कितने से कितने दूरी की डायमीटर में बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने अलग अलग जगह पे खुदाई चालू कर दी। तो पाकिस्तान में जो आपको खुदाई थी वो पाकिस्तान में सुटकेंगेदोर एक जगह है, वहाँ से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त होता है। फिर इसके बाद हमको जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, वहाँ से हमको मांडा से प्राप्त होता है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता भी थी और सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये पॉइंट था, फिर ये पॉइंट यहाँ से उन्होंने खुदाई कराई मांडा में जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर ये थोड़ा सा नीचे आए, जब ये थोड़ा नीचे आए तो इनको दिल्ली के आसपास एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर, दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर, वहाँ पे इनको कुछ चीज़ें प्राप्त हुई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त हुई इनको चीज़ें। फिर और नीचे आए, महाराष्ट्र में इन्होंने खुदाई कराई तो उनको दैमाबाद एक जगह है, वहाँ से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तब इन्होंने क्या किया, इन तीनों चीज़ को आपस में जोड़ दिया, इसको आपस में जोड़ दिया। तो ये हमको जो ये एंगल दिख रहा है ये हमको किस टाइप का दिख रहा है, तो त्रिभुजाकार। तो इनकी जो वो थी, जो एरिया हमको जो प्राप्त हुआ था वो त्रिभुजाकार एरिया में हमको सिंधु घाटी सभ्यता की जो इन्फॉर्मेशन थी हमको प्राप्त हुई थी। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार जो इसकी आकृति थी कैसी थी, त्रिभुजाकार आकृति। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार आकृति थी। और कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो जम्मू कश्मीर में मांडा था, मांडा हमारा कहाँ था, उत्तर में। अब पूछेंगे कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार में क्या था, तो उत्तरी विस्तार में हमारा जम्मू कश्मीर में मांडा था। फिर बात करेगा कि आपका पूर्वी विस्तार में क्या था, तो पूर्वी विस्तार में हमारा आलमगीरपुर था। फिर दक्षिणी विस्तार में हमारा क्या था, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर पश्चिमी में हमारा क्या था, जो पश्चिमी छोर था वो सुटकेंगेदोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार आकृति थी। तो एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं और बारे में, मतलब कि थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। जब अभी हमने जस्ट अभी जो पढ़ा है तो हमने क्या क्या बताया था कि इसकी जो खुदाई की बात किसने की थी, तो उसकी खुदाई की बात सर जॉन मार्शल ने की थी। और सर जॉन मार्शल ने खुदाई करने का काम किसको दिया था, तो दयाराम साहनी ने को दिया था। और जो इसका पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, तो हमको मैसन ने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी। और भारतीय पुरातात्विक जनक थे जिन्होंने बताया कि ये 13,000 किलोमीटर में पूरी की पूरी ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली, वो कौन थे, वो थे कनिंघम थे। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, ना कि भावचित्रात्मक थी जिसको हम पढ़ नहीं सकते लेकिन उसके भाव को हम समझ सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें हमको क्या प्राप्त हुआ, इसमें 350 घर हमको प्राप्त हुए थे, जिसमें से 350 स्थल प्राप्त हुए थे, जिसमें से 200 जो स्थल थे आपको लोथल, 200 स्थल जो जगह थी वो लोथल गुजरात से हमको प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में।
तो ये बात अब सब आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार आप रिवीजन करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, ताकि आपकी ये इन्फॉर्मेशन बनी रहे। तो हमने अब तक जो तीनों क्लास ली उसमें जान लेते हैं। तो हमने तीनों क्लास में बोला था प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बारे में बात की थी। प्राग ऐतिहासिक में हमने पाषाण काल बोला था, और जो आदि ऐतिहासिक पे हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करें। तो अभी जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं, बाकी आगे तुम बात करते रहेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक में हमने पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल पढ़ा था। पाषाण काल में हमने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो हमने जो आपका वो था ये लिखित रूप में हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें हम जो उसकी लिपि है उसको हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो उसके अंदर था सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या बताया, जो उनकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, उनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। तो इसकी सबसे पहले जानकारी हमको किसने दी थी कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते हैं। तो मैसन ने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी हमको। लेकिन भारत के जो वो थे, भारतीय वो थे, तो उसने किसने जानकारी दी थी, तो कनिंघम ने दी थी। कनिंघम ने बताया था कि वो 13,000 किलोमीटर वर्ग में पूरा फैला हुआ है। फिर बात आती है इसकी खोज की, जो खोज या सर्वेक्षण करना था, इसका कार्य किसको दिया गया था, तो इसका जो कार्य दिया गया था आपको जॉन मार्शल को दिया गया था। लेकिन जॉन मार्शल ने जो काम दिया था ये दयाराम, खुदाई करने का काम, मतलब देख रेख का जो काम था वो सर जॉन मार्शल करते थे, लेकिन जो खुदाई का काम था वो दयाराम साहनी करते थे। तो दयाराम साहनी ने क्या किया, खोजना चालू किया और देखा कि यहाँ पे ऐसी दीवार है, यहाँ पे ऐसा यह है। तो उनसे पता चलता है कि जब खुदाई हुई तो उससे हमको ये पता चला कि यहाँ के लोग क्या थे, शहरी सभ्यता थी, पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे, यहाँ के घर 90 डिग्री पे कटा करते थे, और जो यहाँ का सीवेज था वो भी बिल्कुल प्रॉपर शहरी, जैसे शहर में होता है ऐसे हुआ करता था। फिर जब इन्होंने पूरी खुदाई की, जब पूरी खुदाई होने के बाद फिर उन्होंने भारत में जो खुदाई चली उससे भी उनको कई जगह 3-4 स्थल थे, वहाँ से उनको पता चला कि यहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। तो आपका जो उत्तर में था जम्मू कश्मीर, वहाँ पे मांडा से हमको कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं उत्तर में। फिर आते दक्षिण में हमको महाराष्ट्र में दैमाबाद से हमको कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। दिल्ली के पास एक जगह है आलमगीरपुर, वहाँ से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। पाकिस्तान में कहेंगे दौर है, वहां से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। तो तीनों को जो हम मिलाते हैं आपस में तो त्रिभुजाकार की आकृति निकल के आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार आकृति है। तो ये सब बातें इसमें थी, और बाकी तो मैंने सब समझा दिया। अगर सुनिए, मैं टेलीग्राम लिंक पे सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन शेयर करूँ, जो जितना मैंने पढ़ा है ऐसे रिलेटेड 10 या 15 क्वेश्चन में डालूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। मैं इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा आप लोगों को, वहाँ से ज्वाइन करिए। और वो जो PDF आपको जो मिलेगी उसको आप सॉल्व करिए। मैं वहाँ पर आंसर नहीं दूँगा, आंसर मैं कल की क्लास में, जैसे कि अभी लेक्चर ले रहा हूँ ऐसे ही वो अपना मैं भी हार्ड कॉपी लेके आऊँगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अपना टिक करते चलिएगा। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग अब तक 3 क्लास हो गए, तो तीनों क्लास के जितने भी क्वेश्चन आंसर फ्रेम होंगे वो सारे मैं फ्रेम करके लाऊंगा आप लोगों के लिए। और आप लोग रेडी रहिए, कल के टेस्ट लेके, और मेरा टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहीं से ये PDF आपको प्राप्त होगी। और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। जय हिंद।